सियासत की गलियों में बहुत कुछ बदल चुका है। वक्त ने करवट ली है और जब वक्त करवट लेता है तो पुराने चेहरे फिर से उभरने लगते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा ही चेहरा है जो बरसों तक सत्ता की धुरी बना रहा, जिसकी आवाज से सियासी जमीन कांप उठती थी और जिसकी मौजूदगी से विरोधी खेमा अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाता था। जी हां, बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की। एक वक्त था जब हाथी की चाल धीमी जरूर लगती थी, लेकिन जब वो कदम बढ़ाता था तो सामने की हर दीवार गिर जाती थी। और अब खबरें आ रही हैं कि मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 5 बड़े ऐलान किए हैं। ऐलान जो राजनीति के मौजूदा समीकरणों को हिला सकते हैं। साल 2024 के आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी तस्वीरें काफी हद तक साफ हो चुकी थीं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक बार फिर केंद्र की सत्ता पर कब्जा जमाया, वहीं समाजवादी पार्टी ने खुद को विपक्ष की मजबूत ताकत के रूप में पेश किया। लेकिन इन दोनों के बीच जिस पार्टी की आवाज कहीं गुम होती जा रही थी, वो थी बहुजन समाज पार्टी। बीते कुछ सालों में बीएसपी का ग्राफ जिस तरह से गिरा है, उसने न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को बल्कि दलित समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल उठने लगे थे, क्या हाथी की चाल अब थम चुकी है? क्या मायावती की राजनीति का दौर अब खत्म हो गया है? क्या दलित वोट बैंक अब दूसरी पार्टियों की ओर मुड़ चुका है? लेकिन राजनीति कभी स्थायी नहीं होती। यहां समीकरण हर पल बदलते हैं और मायावती, जिनका राजनीतिक अनुभव दशकों पुराना है, वो ये बात बेहतर समझती हैं। इसी वजह से अब उन्होंने मैदान में दोबारा उतरने का ऐलान किया है। लेकिन इस बार सिर्फ भाषणों या रैलियों से नहीं, बल्कि ठोस फैसलों और ऐलानों के साथ। उनके 5 बड़े ऐलान न सिर्फ बीएसपी को फिर से जीवित कर सकते हैं, बल्कि 2027 के चुनाव में दलित राजनीति को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। पहला ऐलान, संगठन में बड़े बदलाव। मायावती ने इस बार साफ कर दिया है कि अब पार्टी में वही लोग रहेंगे जो पूरी निष्ठा के साथ बीएसपी के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी के पुराने ढांचे को नए सिरे से तैयार करने का आदेश दिया है। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी पदाधिकारियों की नई नियुक्तियां की जा रही हैं। अब जातीय संतुलन का ध्यान रखते हुए हर समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। खासकर युवा वर्ग को नेतृत्व में लाने की कोशिश हो रही है। मायावती को इस बात का एहसास है कि आज की राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है और इसमें युवा ही सबसे आगे है। इसलिए अब बीएसपी युवा नेतृत्व को आगे लाकर एक नई ऊर्जा का संचार करना चाहती है। दूसरा ऐलान, डिजिटल प्रचार और सोशल मीडिया पर सक्रियता। बीएसपी हमेशा से ही जमीन से जुड़े काम करने के लिए जानी जाती रही है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब चुनावी जंग मैदान में नहीं, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर लड़ी जाती है। इस बात को समझते हुए मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब पार्टी की हर गतिविधि सोशल मीडिया पर प्रचारित की जाएगी। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर पार्टी के आधिकारिक पेज एक्टिव किए गए हैं। इसके अलावा हर जिले में सोशल मीडिया की एक अलग टीम बनाई गई है, जो मायावती के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इस कदम का असर यह होगा कि जो युवा अब तक बीएसपी से कटे हुए थे, वो दोबारा पार्टी के साथ जुड़ सकेंगे। तीसरा ऐलान, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता। अब बीएसपी टिकट बंटवारे में पूरी पारदर्शिता अपनाने जा रही है। मायावती ने साफ कर दिया है कि अब टिकट उन्हीं को मिलेगा जिनका जमीनी जुड़ाव है, जो समाज के लिए काम कर चुके हैं और जिनका स्थानीय क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। टिकट के लिए पैसे का खेल अब पूरी तरह खत्म करने का दावा किया गया है। इससे पार्टी की छवि सुधरेगी और आम लोग एक बार फिर बीएसपी को एक साफ सुथरी पार्टी के रूप में देख सकेंगे। चौथा ऐलान, गठबंधन की राजनीति से दूरी। मायावती ने यह भी ऐलान कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन से हमेशा नुकसान हुआ है और इससे पार्टी का मूल वोट बैंक खिसकता है। इस बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और अकेले ही सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। यह एक साहसिक कदम है, लेकिन मायावती को भरोसा है कि अगर दलित,
पिछड़ा, मुस्लिम और अन्य वंचित समाज एकजुट हो जाएं तो सत्ता तक पहुंचना मुश्किल नहीं। पांचवां और सबसे बड़ा ऐलान, मिशन 2027 के तहत बहुजन स्वाभिमान यात्रा। मायावती ने ऐलान किया है कि वो खुद पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगी। हर जिले में जनसभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी और दलित बस्तियों में जाकर लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना और ये बताना कि बीएसपी ही उनकी असली राजनीतिक आवाज है। इस यात्रा को एक जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन ऐलानों का जमीनी असर कितना होगा। क्या ये सिर्फ कागजी बातें हैं या वाकई बीएसपी की वापसी की शुरुआत हो चुकी है? जमीनी हकीकत ये कहती है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बीएसपी का संगठन लंबे समय से निष्क्रिय रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश की कमी रही है और दलित समाज में भी मायूसी देखी गई है। लेकिन मायावती की यह नई रणनीति अगर पूरी ईमानदारी से लागू होती है तो यकीन मानिए एक बार फिर सियासी गलियारों में हाथी की चिंगाड़ सुनाई दे सकती है। जब मायावती ने अपने इस नए मिशन की शुरुआत की तो बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे सिर्फ एक दिखावा कहा। कुछ ने कहा कि ये एक थकी हुई नेता की आखिरी कोशिश है और कुछ ने इसे राजनीतिक पुनर्जन्म करार दिया। लेकिन जैसे जैसे बहुजन स्वाभिमान यात्रा शुरू हुई, धीरे धीरे हलचल मचने लगी। जिन गांवों में वर्षों से कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा था, वहां मायावती खुद जा रही थी। वो सिर्फ मंच से भाषण नहीं दे रही थी, बल्कि घर घर जाकर महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं से संवाद कर रही थी। यह उनके अब तक के राजनीतिक जीवन में एक नया अंदाज था। पहले जो मायावती एक सख्त प्रशासक के रूप में जानी जाती थीं, अब वही मायावती लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रही थी। यात्रा के दौरान उन्होंने कई बार अपने पुराने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। जब वो मुख्यमंत्री थीं, तब बनाए गए स्मारक, दलित प्रेरणा स्थल, शिक्षा में आरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम, इन सब बातों को उन्होंने जनता के सामने दोबारा रखा। और सिर्फ यादें नहीं, उन्होंने आने वाले समय के लिए भी वादे किए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर उनकी योजनाएं साफ थीं। मायावती का कहना था कि अब की बार सत्ता में आईं तो केवल दलित समाज ही नहीं, बल्कि हर गरीब, हर पिछड़े वर्ग और हर उस व्यक्ति की सेवा की जाएगी जिसे आज की व्यवस्था ने पीछे छोड़ दिया है। इस यात्रा के दौरान एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला। मायावती ने पहली बार युवा मतदाताओं को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दलित समाज का युवा खुद आगे आए और राजनीति को नेतृत्व दे। उन्होंने पार्टी के यूथ विंग को सक्रिय करने के निर्देश दिए और सोशल मीडिया पर पार्टी की गतिविधियों को व्यापक रूप से प्रचारित करने को कहा। यह वो मायावती नहीं थीं जो सोशल मीडिया से दूर रहती थीं। अब वो ट्विटर पर लगातार सक्रिय थीं, अपने भाषणों की क्लिप शेयर कर रही थीं, युवा कार्यकर्ताओं को मेंशन कर रही थीं और अपनी पार्टी की रणनीति को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जा रही थीं। इस बदलाव का असर ये हुआ कि अचानक ही बीएसपी का नाम सोशल मीडिया ट्रेंड में आने लगा। जहां पहले भाजपा और सपा के कार्यकर्ता डिजिटल स्पेस पर हावी रहते थे, वहां अब बीएसपी समर्थकों की भी एक बड़ी फौज तैयार हो रही थी। ट्विटर पर "आ हाथी वापस आ रहा है" जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। फेसबुक और यूट्यूब पर मायावती के भाषण वायरल होने लगे। जिन युवाओं ने कभी हाथी के चुनाव चिन्ह को पुरानी राजनीति का प्रतीक माना था, अब वो उसी हाथी को बदलाव की ताकत मानने लगे। हालांकि आलोचकों की कमी नहीं थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह सब दिखावा है, बीएसपी अब वो ताकत नहीं रही जो 2007 में थी। लेकिन इन आलोचनाओं का जवाब मायावती ने अपने कर्मों से दिया। उन्होंने पुराने नेताओं को हटाकर नए चेहरों को आगे लाना शुरू कर दिया। जिलाध्यक्षों में युवा नेताओं को प्राथमिकता दी गई। जो नेता लंबे समय से निष्क्रिय थे, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। कुछ पुराने लेकिन विश्वसनीय चेहरों को फिर से पार्टी में सक्रिय किया गया। यानी पार्टी के ढांचे में एक नई आत्मा फूंक दी गई थी। दूसरी तरफ उन्होंने समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की। मुसलमानों को संदेश दिया गया कि बीएसपी उनके हितों की सच्ची रक्षक है।
पिछड़े वर्गों को भरोसा दिलाया गया कि पार्टी उनके लिए भी योजनाएं बना रही है। यहां तक कि ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत फिर से की गई, जैसे 2007 में किया गया था। ये सब कदम एक व्यापक सामाजिक गठबंधन की ओर इशारा करते हैं, जैसा कांशीराम और मायावती ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा चाहा था। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रणनीति 2027 में काम आएगी? क्या बीएसपी वाकई सत्ता की दौड़ में फिर से शामिल हो पाएगी? इसके जवाब में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, पार्टी का जमीनी संगठन कितना मजबूत होता है। दूसरी, विरोधियों की गलतियां कितनी होती हैं। पहले बात करते हैं संगठन की। मायावती की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उनका अनुशासित संगठन रहा है। एक ऐसा संगठन जो नेता के इशारे पर एकजुट होकर काम करता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यही संगठन शिथिल हो गया था। कार्यकर्ता हतोत्साहित हो चुके थे और जिलों में नेतृत्व लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन अब इस बहुजन स्वाभिमान यात्रा ने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकी है। अब हर जिले में बैठकें हो रही हैं, बूथ लेवल कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर टीम वर्क दिख रहा है। यह संकेत है कि बीएसपी एक बार फिर से संगठित हो रही है। दूसरी बात, विरोधियों की गलतियां। भाजपा और सपा जैसे दलों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। एक तरफ जनता को महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से जूझना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अपने अपने वोट बैंक की राजनीति में उलझे रहते हैं। इस खालीपन का फायदा बीएसपी को मिल सकता है अगर वो सही समय पर सही कदम उठाए। मायावती की रणनीति का एक अहम पहलू ये भी है कि वो खुद को एक स्थिर, शांत और सुलझा हुआ विकल्प पेश कर रही है। आज की राजनीति में जहां बयानबाजी और व्यक्तिगत हमलों का बोलबाला है, वहां मायावती की चुप्पी और संयम एक अलग तरह का राजनीतिक संदेश देती है। वो अपनी बात मुद्दों पर कहती हैं और व्यक्तिगत विवादों से दूर रहती हैं। ये शैली कई मतदाताओं को आकर्षित करती है, खासकर बुजुर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को जो शांति और स्थिरता चाहते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि अगर मायावती ने अपने 5 बड़े ऐलानों को पूरी ईमानदारी और दृढ़ता के साथ लागू किया, तो सियासत के गलियारों में हाथी की चिंगाड़ फिर से गूंज सकती है। मायावती की राजनीतिक वापसी की इस रणनीति के केंद्र में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, विश्वास की पुनर्स्थापना। क्योंकि जितनी मेहनत उन्होंने 2007 तक सत्ता पाने में की थी, उतनी ही तेजी से 2012 के बाद उनका जनाधार खिसकता गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी महज 19 सीटों पर सिमट गई। 2019 में सपा से गठबंधन करने के बावजूद असर नजर नहीं आया और 2022 के चुनाव तो जैसे एक बड़ा झटका थे। बीएसपी सिर्फ एक सीट जीत पाई। यह वह दौर था जब दलित समाज के भीतर भी यह सवाल उठने लगा था कि क्या अब हमें नई लीडरशिप की तरफ देखना चाहिए। लेकिन मायावती को इस बदलाव का एहसास था। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी की गिरती हालत के लिए संगठनात्मक ढीलापन और गलत उम्मीदवार चयन जिम्मेदार रहा है। इसलिए जब उन्होंने अब अपनी वापसी की रणनीति तैयार की, तो सबसे पहले भरोसा जीतने पर फोकस किया। और यही कारण है कि बहुजन स्वाभिमान यात्रा सिर्फ एक चुनावी यात्रा नहीं है, यह एक भावनात्मक अभियान है जिसमें मायावती खुद यह स्वीकार कर रही हैं कि बीते वर्षों में पार्टी ने गलतियां की हैं, लेकिन अब सुधार का वक्त है। ये आत्म स्वीकृति ही उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन रही है। क्योंकि भारतीय राजनीति में नेताओं का अपनी भूल मानना बहुत दुर्लभ है। जब कोई नेता खुद सामने आकर कहे कि हमने गलतियां की, लेकिन अब हम आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो जनता का मन बदल सकता है। मायावती यही कर रही हैं। वो जनता के पास जाकर आंखों में आंखें डालकर भरोसा जता रही हैं कि यह आखिरी नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। अब जरा नजर डालते हैं बीएसपी के कोर वोट बैंक पर। कांशीराम और मायावती की राजनीति का आधार दलित समाज रहा है, खासकर जाटव समुदाय। लेकिन पिछले 2 दशकों में इस वोट बैंक में दरारें आई हैं। पासी, वाल्मीकि, कोरी और अन्य दलित जातियां धीरे धीरे भाजपा और अन्य पार्टियों की तरफ खिसकने लगीं।
कारण था संगठन की उपेक्षा और दूसरी पार्टियों की तरफ से चलाए गए व्यापक अभियान। अब मायावती ने फैसला लिया है कि वो हर उपेक्षित दलित जाति तक पहुंचेंगी, उन्हें उनकी भाषा में उनके मुद्दों के साथ जोड़ेंगी। उन्होंने गांवों में जाकर खुद वाल्मीकि बस्तियों में सफाई कर्मियों से संवाद किया, पासी समुदाय के महापुरुषों की जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कोरी समाज के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। इन सामाजिक प्रयासों के साथ साथ उन्होंने पार्टी की विचारधारा को फिर से स्थापित करना शुरू किया है। बहुजनवाद, सामाजिक न्याय, आरक्षण और बाबा साहेब अंबेडकर के विचार, ये सब अब बीएसपी के हर पोस्टर और बैनर में दोबारा शामिल हो चुके हैं। पहले के वर्षों में यह देखा गया था कि पार्टी के प्रचार में विचारधारा का स्थान कम होता जा रहा था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। मायावती खुद हर भाषण में बाबा साहेब का नाम लेती है, कांशीराम के सपनों की बात करती है और दलितों को यह याद दिलाती है कि अगर उन्होंने सत्ता में भागीदारी पानी है तो उन्हें एकजुट होना ही होगा। इन तमाम प्रयासों का एक ठोस असर यह हो रहा है कि बीएसपी फिर से एक विचारधारा आधारित आंदोलन के रूप में उभर रही है। अब यह सिर्फ एक चुनावी पार्टी नहीं रही, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की शक्ल लेती जा रही है। जब भी कोई राजनीतिक दल खुद को विचारधारा और समाज के संघर्ष से जोड़ता है तो उसका प्रभाव सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं रहता, वह लोगों की सोच और रोजमर्रा के फैसलों में भी उतरता है। यही वो जमीन है जिसे मायावती दोबारा तैयार कर रही हैं। इस पूरे अभियान में मायावती ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब वह खुद को सीएम कैंडिडेट के रूप में पेश नहीं कर रही। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो बीएसपी विधायक दल मिलकर मुख्यमंत्री तय करेगा। यह एक बड़ा संकेत है कि अब बीएसपी में व्यक्तिगत नेतृत्व के बजाय सामूहिक नेतृत्व की दिशा में बढ़ने की कोशिश हो रही है। यह उस वर्ग के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है जो पिछले कुछ वर्षों से यह मानता था कि बीएसपी अब केवल एक व्यक्ति की पार्टी बन गई है। यह परिवर्तन पार्टी के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेगा और भविष्य में नई लीडरशिप को उभरने का अवसर देगा। इसके साथ ही बीएसपी ने अब दूसरे दलों से आए नेताओं को भी मौका देना शुरू किया है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। अब जो भी नेता बीएसपी में शामिल होता है उससे लिखित तौर पर पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता ली जाती है। यह एक नई व्यवस्था है जिससे पार्टी को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि बाहर से आने वाले नेता पार्टी की आत्मा को नुकसान न पहुंचाएं। सवाल फिर वही, क्या यह सब काफी होगा? क्या इतने बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलावों के बावजूद बीएसपी को वो जनसमर्थन मिल पाएगा जो कभी 2007 में मिला था? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छुपा है, संघर्ष। मायावती अगर लगातार जनसंघर्ष करती है, जनता से संवाद करती है और अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती रहती है तो 2027 में उन्हें एक बड़ी वापसी करने से कोई नहीं रोक सकता। जनता आज विकल्पों की तलाश में है। बीजेपी के शासन से नाराज लोग अगर सपा को विकल्प नहीं मानते तो उन्हें एक ऐसी पार्टी चाहिए जो स्थिर हो, विचारधारात्मक हो और जातिवाद से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग की बात करे। बीएसपी में यह क्षमता है, बशर्ते उसकी लीडरशिप इसे सही दिशा में ले जाए। अब जब उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन गर्म हो रही है, विपक्षी दल अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं और जनता बदलाव की उम्मीद में है। ऐसे वक्त में अगर मायावती का हाथी दोबारा चिंघाड़ता है तो वह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक आंदोलन होगा। और यही कारण है कि उनके ये 5 बड़े ऐलान अब सिर्फ घोषणाएं नहीं रहे बल्कि एक पूरी विचारधारा के पुनर्जागरण का संकेत बन चुके हैं। जब कोई नेता मैदान में उतरता है और जनता को सीधी आंखों में देखकर कहता है कि अब मैं वही पुरानी मायावती नहीं हूं, अब मैं हर गलती से सीखी हुई मायावती हूं, तो उसका असर गहरा होता है। ये महज शब्द नहीं थे, यह एक आत्मस्वीकृति थी और साथ ही एक चुनौती भी। मायावती जानती हैं कि अगर उन्हें वापसी करनी है तो सिर्फ दलितों को ही नहीं बल्कि समाज के हर उस वर्ग को जोड़ना होगा जिसे राजनीति ने सिर्फ वोट समझा, इंसान नहीं। यही वजह है कि इस बार उनके अभियान में केवल दलित मुद्दे नहीं बल्कि युवाओं का रोजगार, किसानों की फसल की कीमत, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठ रहे हैं।
जैसे जैसे बहुजन स्वाभिमान यात्रा ने रफ्तार पकड़ी, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हुए। जिन लोगों ने वर्षों से राजनीति छोड़ दी थी, वो दोबारा सड़कों पर पोस्टर लगाते दिखे, मोहल्लों में पर्चे बांटते दिखे, व्हाट्सएप ग्रुपों में पार्टी की बातें फैलाते दिखे। यह बदलाव सिर्फ हवा में नहीं था, यह जमीन पर दिख रहा था। बीएसपी की सभाओं में भीड़ बढ़ने लगी। पहले जो मंचों पर खाली कुर्सियां दिखती थीं, अब वहां लोग घंटों पहले पहुंचने लगे। खासकर महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हो रही थीं। ये वही महिलाएं थीं जो मायावती को एक प्रतीक मानती थीं, एक ऐसी महिला जिसने मर्दों के वर्चस्व वाली राजनीति में न सिर्फ जगह बनाई, बल्कि बार बार सत्ता के शीर्ष तक पहुंची। महिलाओं की इस भावनात्मक जुड़ाव को मायावती ने पहचान लिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो महिला सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। महिला थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तेज कार्रवाई की जाएगी और शिक्षा से लेकर नौकरियों तक महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस बार उनका जोर सशक्तिकरण पर है, नारेबाजी पर नहीं। इस सबके बीच एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। बीएसपी ने सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल टीमें बनाई। हर जिले में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए। उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि पार्टी की नीतियों को किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए, विरोधियों का जवाब कैसे दिया जाए और ट्रेंड कैसे बनाए जाएं। परिणाम स्वरूप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बीएसपी की उपस्थिति दोगुनी हो गई। जो लोग पहले बीएसपी को डिजिटल युग से कटे हुए मानते थे, वो अब हैरान थे कि एकदम पुराने ढंग की राजनीति करने वाली पार्टी अचानक हाईटेक कैसे हो गई। इस डिजिटल बदलाव का असर ये हुआ कि युवा फिर से बीएसपी की तरफ आकर्षित होने लगे। खासकर वो युवा जो खुद को मुख्य धारा की राजनीति से अलग थलग महसूस करते थे। अब उन्हें लगने लगा कि बीएसपी सिर्फ जाति की नहीं, युवाओं की भी बात कर रही है। कॉलेजों में छात्र यूनियनों के चुनाव में बीएसपी समर्थित पैनल खड़े होने लगे, युवाओं की ऑनलाइन मीटिंग्स होने लगीं और पार्टी की नई वेबसाइट पर युवाओं के लिए स्पेशल सेक्शन बनाए गए। लेकिन इस पूरी कहानी का एक स्याह पक्ष भी है, विरोध। जैसे जैसे मायावती की रणनीति रंग लाने लगी, विरोधी दलों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। उन पर आरोप लगने लगे कि वो भाजपा की बी टीम है, मुस्लिम वोटों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, दलित राजनीति को सीमित करने का काम कर रही हैं। लेकिन मायावती ने हर मंच से दो टूक जवाब दिया। हम किसी की बी टीम नहीं हैं, हम केवल बहुजनों की आत्मा की आवाज हैं। हम न बंटते हैं न बंटवाते हैं, हम जोड़ते हैं और जोड़ते रहेंगे। उन्होंने विपक्षी गठबंधनों पर भी तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने पूछा, जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं दलितों को बराबर भागीदारी दी गई? क्यों नहीं दलित बस्तियों में सड़कें बनी? क्यों नहीं दलितों के कॉलेज और हॉस्टल खोले गए? अब चुनाव के वक्त अचानक सामाजिक न्याय की बातें क्यों की जा रही हैं? ये सवाल सिर्फ आरोप नहीं थे, ये एक पूरी सोच के खिलाफ चुनौती थी। और इस चुनौती ने मायावती को एक बार फिर से बहुजन की उम्मीद बना दिया। अब एक और महत्वपूर्ण पक्ष है बीएसपी का आर्थिक मॉडल। पार्टी हमेशा चुनाव में खर्च को सीमित रखने के लिए जानी गई है। बड़े कॉरपोरेट चंदों से दूरी, पार्टी फंड के लिए कार्यकर्ताओं की सहभागिता और चुनाव प्रचार में सादगी, ये सब बातें बीएसपी को अलग बनाती हैं। इस बार भी पार्टी उसी मॉडल पर चल रही है। पोस्टर खुद कार्यकर्ता बना रहे हैं, मीटिंग्स खुद फंड कर रहे हैं और चुनावी जनसभाएं ज्यादा खर्चीली नहीं हो रही। इसका सीधा असर यह होता है कि पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं पर टिकी रहती है, न कि अमीरों की मदद पर। एक और जरूरी पहलू है मायावती का न बदलना। समय चाहे कितना भी बदल गया हो, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सादगी, अनुशासन और आचरण नहीं छोड़ा। आज जब हर नेता बड़े कारवां, सुरक्षा घेरे और दिखावे की राजनीति में लिप्त है, तब मायावती एक ऐसा चेहरा है जो साधारण जीवन जीकर असाधारण राजनीति करती है। उनका यही व्यक्तित्व लोगों को बार बार आकर्षित करता है। वो न सोशल फंक्शन में जाती हैं, न टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेती हैं, लेकिन जब मैदान में आती हैं तो पूरी ताकत के साथ। तो क्या यह सब मायावती की वापसी का संकेत है? क्या ये फिर से वही समय है जब हाथी की चाल धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से आगे बढ़ रही है? क्या बीएसपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगी?
ये सवाल अब जनता के मन में गूंज रहे हैं और जवाब जल्द ही मिलेगा जब 2027 का चुनावी बिगुल बजेगा, क्योंकि इस बार राजनीति में सिर्फ दांव नहीं लग रहे, इस बार बहुजनों का आत्मसम्मान दांव पर है। और जब 2027 का चुनावी बिगुल बजेगा, आत्मसम्मान जागता है तो हाथी की चिंगाड़ सिर्फ गूंजती नहीं, वो सत्ता के सिंहासन को भी हिला देती है। जब सियासत एक ठहरे हुए पानी जैसी लगने लगे तो उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए किसी की गर्जना जरूरी होती है। और मायावती की यह गर्जना अब किसी नारे तक सीमित नहीं रही, ये एक गूंज है जो दूर दराज तक सुनाई दे रही है। गांव की गलियों से लेकर सोशल मीडिया की पोस्टों तक, छात्र राजनीति से लेकर महिलाएं तक, और बूथ स्तर के